नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने की केंद्र की नीति के तहत बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए समझौता। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और बिहार राज्य बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड के बीच हुआ समझौता। महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम ने काश्तकारों को नुकसान से बचाने के लिए किया मोबाइल प्रसंस्करण इकाइयां लगाने का फैसला और इनसे करीब 16 से 18 फसलों को दी जा सकेगी नई शक्ल। बाजार में बेचना होगा आसान। बिहार में आ रही है औद्योगिक क्रांति। बिहटा के सिकंदरपुर में बड़ी बड़ी कंपनियां लगा रही हैं अपने प्लांट। राज्य में इन उद्योगों के आने के बाद उत्पादन के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को मिल रहा है रोजगार। पहाड़ों से मैदानों तक मानसून की बारिश जारी। दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान। आज दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना और साथ ही गुजरात, पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने बिहार राज्य बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने की केंद्र की नीति के तहत बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए ये समझौता किया गया है। ये कदम तब उठाया गया है कि जब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में 1000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की नीलामी जीतकर ₹2.56 प्रति यूनिट की रिकॉर्ड दर पर पावर डील साइन की थी। अब बिहार में एनटीपीसी ग्रीन का फोकस न सिर्फ सस्ती बिजली बल्कि टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। यह समझौता नवीकरणीय ऊर्जा और बैटरी भंडारण परियोजनाओं के विकास के लिए है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और 2031-32 तक 60 गीगावाट का लक्ष्य हासिल होगा। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि नई नीतियां राज्य को देश की हरित ऊर्जा यात्रा में अग्रणी बनाएंगी। हम निवेशकों को पूरी सुविधा देंगे। ये नीति स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ व्यापक रोजगार और औद्योगिक विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगी। महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम ने काश्तकारों को नुकसान से बचाने के लिए खास उपाय के तहत मोबाइल प्रसंस्करण इकाइयों को लगाने का फैसला किया है। इन इकाइयों की मदद से फसल को प्रसंस्कृत करके सही सलामत रखने में मदद मिलेगी। ये पाया गया है कि जब किसी भी इलाके में फसल की अधिकता होती है तो उसका दाम बाजार में गिर जाता है और जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। निगम अब तकनीक की मदद से अधिक उत्पादन को बाजार में उतारे जाने वाले नए उत्पाद में तब्दील कर देगा, जिससे बाजार की ज़रूरत के हिसाब से उसे बेचा जा सकेगा। जैसे कि टमाटर को पीस कर प्यूरी बना दिया जाएगा या फिर प्याज को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर किसानों को दे दिया जाएगा और इससे किसान जब चाहे बाजार में बेच सकेंगे। अगले मानसून में पायलट जिलों में 2 मॉड्यूलर मशीनें शुरू की जाएंगी और इनसे करीब 16 से 18 फसलों को नई सूरत दी जा सकेगी और इससे किसानों को फसल नहीं और ले जाना पड़ेगा और उसकी परिवहन लागत पूरी तरह से घट जाएगी। ये मशीनें रोजाना 150 से 200 टन फसल प्रसंस्करण कर सकती हैं और विशेष पैकेजिंग होने पर साल 1.5 साल तक उत्पाद खराब नहीं होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीज के पावन अवसर पर बहनों और भाइयों के साथ पौधरोपण किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने और हरियाली का उत्सव मनाने का अवसर है। इस समय प्रकृति नई ऊर्जा से भर जाती है। पेड़ पौधे, जंगल सब हरे भरे हो जाते हैं। जीव जंतु सब नवजीवन से सराबोर हो जाते हैं। इन पेड़ों से हमें पानी भी मिलता है और प्राणवायु ऑक्सीजन भी मिलती है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रायसेन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की। बैठक में नशा मुक्ति, खाद कालाबाजारी, नकली खाद, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदियों, जल संरचना, ऊर्जा विभाग के कामकाज की प्रगति सहित अन्य जल कल्याण विषयों पर
गहन चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि खाद की कालाबाजारी या नकली खाद बेचकर किसानों के साथ महापाप करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने जिले में मूंग उपार्जन कार्य की भी जानकारी ली तथा उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जिले में लखपति दीदियों की संख्यात्मक जानकारी लेते हुए कहा कि अधिक से अधिक महिलाएं बहनें लखपति दीदी बने, इसके लिए कार्य योजना बनाकर काम किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कृषि विभाग खेतों का भ्रमण करें और फसल में रोग की समस्या होने पर किसानों को उचित कीटनाशक के प्रयोग की जानकारी दी जाए। केंद्रीय मंत्री ने रबी फसल हेतु अभी से तैयारियां करने के भी निर्देश दिए हैं। जिले की बासमती धान विदेशा में रिजेक्ट किए जाने की जानकारी संज्ञान में लाने पर केंद्रीय मंत्री ने कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों को बताएं कि जो कीटनाशक विदेशों में प्रतिबंधित हैं उनका उपयोग न करें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीमा सखी योजना को लेकर एक वक्तव्य में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीमा सखी योजना न केवल महिला सशक्तिकरण बल्कि ग्रामीण भारत और अर्ध शहरी क्षेत्रों को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। केंद्र सरकार देश के प्रत्येक महिला को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए संकल्पित है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत सरकार के मिशन 2047 तक सभी के लिए बीमा को साकार करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की है। इस योजना के तहत देश भर की प्रशिक्षित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बीमा सखी के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त किया जाएगा। बीमा सखी बनाकर महिलाएं अब उद्यमिता एवं आय के नए अवसर प्राप्त कर रही हैं, जिससे SDG 5 के लक्ष्यों और लखपति दीदी मिशन को बल मिलेगा। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त तक देश में लखपति दीदियों की संख्या 2 करोड़ हो जाएगी। नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में औद्योगिक क्रांति हो रही है और इसकी एक झलक आपको पटना के नजदीक बिहटा के सिकंदरपुर में देखने को मिल रही है। सिकंदरपुर में बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्लांट लगा रही हैं और इन उद्योगों के राज्य में आने के बाद उत्पादन के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। पेश है हमारे संवाददाता कुमार आलोक की ये खास रिपोर्ट। बिहार की तस्वीर अब बदल रही है। आज से कुछ साल पहले हालात ये थे कि कोई भी बड़ी कंपनी अपना प्रोडक्ट बिहार में नहीं बनाती थी। किसी भी प्रोडक्ट के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन प्रदेश सरकार की दूरदर्शिता का परिणाम है कि अब बिहार में ब्रिटानिया के 2 प्लांट खुल चुके हैं और इसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं। इस कंपनी की वजह से बड़ी संख्या में पलायन कर गए लोग भी वापस आ रहे हैं। बहुत फायदा हुआ, रोजगार बहुत मिला है, सब लोग खुश भी है, सब लोग खुशहाल है कि यहाँ बिहार में रोजगार मिला है। अच्छी बात है कि रोजगारी कम हो रहा है, बेरोजगारी जो समस्या है वो बहुत कम हो रहा है। मैं भी पहले इससे बाहर काम करती थी, लेकिन हमारे बच्चे यहीं पढ़ते थे। लेकिन कोई भी माँ चाहेगी कि अपने बच्चे के साथ रहे। मैं पहले फरीदाबाद में रहती थी। अब मेरे जैसे और भी है जो आने के लिए कह रहे हैं कि अगर काम है तो हमें बताइए, हम आएंगे। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत सिर्फ ब्रिटानिया ही नहीं बल्कि एक और बड़ी बिस्किट कंपनी सोबिस्को ने भी सिकंदरपुर में अपना प्लांट लगाया है। 10 एकड़ में स्थापित इस प्लांट का टोटल प्रोजेक्ट कास्ट 250 करोड़ रुपए है और इस कंपनी में 700 लोग प्रत्यक्ष रूप से और करीब 4000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। इस कंपनी का कुल प्रोडक्शन 210 टन प्रतिदिन है। मोर और लेस हमारा एक शिफ्ट में 700 के आसपास वर्कर काम कर रहा है जो डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अभी हमारा इनिशियल फेज है, आगे चल के थोड़ा और भी बढ़ सकता है और आदमी और हम लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे, जहां तक मेरे को उम्मीद है। सेकेंडली इंडायरेक्टली हमारा पास ये भी मान के चलो जैसे हम लोग का सीबी बॉक्सेस वगैरह आता है, फ्लोर मिल से मैदा आ रहा है, वो भी इंडायरेक्टली मैन पावर अगर देखेंगे वहीं पे भी मोर और लेस 1000 के आसपास वहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। और मैं ये क्रेडिट टोटली बिहार गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ। पहले क्या होता था, बिहार से लोग जाता था दूसरा स्टेट में काम करने के लिए, आज दूसरा स्टेट से बिहार में आ रहा है। मैं तो ये बोलता हूँ कि बिहार गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सरकार के प्रयास का नतीजा है कि जिस बिहार से लोग दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी कमाने जाते थे, अब दूसरे प्रदेशों के लोग बिहार का रुख कर रहे हैं। ब्रिटानिया और सोबिस्को जैसी कंपनियों में देश के अलग अलग हिस्सों के लोग काम कर रहे हैं।
अपना घर में काम और वहाँ काम तो बहुत है। हमको यहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। जितना वहाँ मिलता था हमको इतना यहाँ मिल रहा है। बिहार एक उन्नति और चल रहा है सर, उन्नति होगा और होगा। हाँ, अभी तो और बाकी है देखने के लिए। अभी और जगह खुल रहा है, डीटीसी खुल रहा है, बहुत जगह इधर उधर में हम सुन रहे हैं कि खुल रहे हैं। तो और आदमी, जितना आदमी बिहार का आदमी बाहर गए हुए हैं, उनको जैसे मालूम चलेगा सब तो यहाँ आएगा। मैं सिक्किम से आया हूँ। क्यों आया? काम करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का जॉब भी मेरे को अच्छा लगा है। सब कुछ यहाँ पर सुविधा भी बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। बिहार सरकार का यह प्रयास समावेशी विकास को बढ़ावा देता है, विशेषकर महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण उद्यमिता और राज्य में कुशल कार्यबल के निर्माण के माध्यम से बिहार में विकास की बहार आ रही है। एक पलायन का जो धब्बा था बिहार पर, कि बिहार के लोग नौकरी की तलाश में बाहर जाते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के आ जाने के बाद से आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग लौट के आए हैं अपने घरों में, क्योंकि उनके अपने ही घरों में उद्योग धंधा की स्थापना बिहार सरकार ने की है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, बिहटा। कृषि और प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने जैविक कपास प्रमाण में निराधार आरोपों का खंडन किया है। एपिडा ने बताया है कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP के तहत जैविक प्रमाण में तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये फसल स्तर पर यूरोपीय आयोग और स्विट्जरलैंड द्वारा मान्यता प्राप्त है। NPOP जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु शुरू किया गया था। उत्पादक समूह प्रमाण प्रणाली 2005 में शुरू की गई थी, क्योंकि छोटे और सीमांत किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे आवश्यक समझा गया था। एपिडा या वाणिज्य विभाग NPOP के तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को कोई अनुदान नहीं देता है। 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का आंकड़ा और अन्य गलत गणनाएं निराधार हैं। NPOP के तहत मान्यता प्राप्त प्रमाण निकाय अपनी मान्यता के दायरे के अनुसार जैविक संचालकों को प्रमाणित करते हैं। वर्तमान में भारत में 37 प्रमाण निकाय कार्यरत हैं, जिनमें से 14 राज्य प्रमाण निकाय शामिल हैं। NPOP के तहत 4,712 सक्रिय जैविक उत्पादक समूह हैं। इन समूहों में लगभग 19,29,243 किसान शामिल हैं। ये उत्पादक समूह न केवल कपास बल्कि अनाज, दलहन, तिलहन, चाय, कॉफी, मसालों का उत्पादन करते हैं। आज के समय में खेती से आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है और इसी कड़ी में राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की आयुक्त चिन्मयी गोपाल चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न प्रगतिशील कृषकों के खेतों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने आधुनिक खेती, फसल विविधीकरण, प्रसंस्करण इकाइयों एवं अन्य नवाचारों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया तथा किसानों के प्रयासों की सराहना की। निरीक्षण की शुरुआत सीताफल उत्कृष्टता केंद्र निम्बाहेड़ा रोड से हुई, जहां सुश्री गोपाल ने सीताफल बगीचों, शेड नेट हाउस और इंसेक्ट नेट हाउस, हाईटेक प्राइमरी नर्सरी एवं सीताफल प्रसंस्करण प्रयोगशाला का अवलोकन किया। उन्होंने प्रसंस्कृत उत्पादों की गुणवत्ता की प्रशंसा करते हुए क्षेत्रीय किसानों को भी प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देकर अधिक लाभ दिलाने के निर्देश दिए। ड्रिप व स्प्रिंकलर विधि के माध्यम से फसलों की सिंचाई करने पर लघु एवं सीमांत किसानों को सरकारी अनुदान दिया जाएगा। हरदोई जिला उद्यान अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत 770 हेक्टेयर ड्रिप व 1,330 हेक्टेयर स्प्रिंकलर का लक्ष्य मिला है। सुभाष चंद्र ने बताया है कि ड्रिप सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर पर लघु सीमांत किसानों को इकाई लागत का 90% तो वहीं अन्य किसानों को इकाई लागत का 80% अनुदान दिया जा रहा है। और इसी प्रकार पोर्टेबल स्प्रिंकलर व रेन गन पर लघु सीमांत किसानों को इकाई लागत का 75% तो वहीं अन्य किसानों को इकाई लागत का 65% अनुदान दिया जा रहा है। इच्छुक कृषक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराने के लिए आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक, फोटो और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। पहाड़ों से मैदानों तक मानसून की बारिश जारी है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है और इसके साथ ही आज गुजरात, पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
IMD के मुताबिक देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी अगले 2 दिनों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। तो वहीं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान केरल, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश के गिर्द में मोटे अनाज की बुवाई रोक दें। यहाँ के किसान सोयाबीन और अरहर के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। खरीफ की टमाटर, मिर्च, प्याज और अगेती गोभी की नर्सरी में फालतू पानी जमा न होने दें। बुंदेलखंड में खरीफ की तिलहनी और दलहनी फसलों की बुवाई टाल दें। बारिश का सिलसिला थमने के बाद कम अवधि वाली उन्नत किस्मों का चयन करें। निचले इलाकों में अनुकूल मौसम के दौरान धान की नर्सरी 20 से 25 दिन की होने पर रोपाई करें। मध्य प्रदेश के कैमोर पठार और सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में धान की नर्सरी से फालतू पानी तुरंत बाहर निकालें। यहाँ के किसान बारिश की वर्तमान अवधि के बाद सोयाबीन की बुवाई करें। टमाटर, मिर्च, बैंगन और कद्दू वर्गीय सब्जियों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। ज्यादा बारिश वाले इलाकों में सब्जियों की नर्सरी को खराब होने से बचाने के लिए ग्रीन नेट या अन्य माध्यम का इस्तेमाल करें। कम बारिश वाले इलाकों में जल संरक्षण के लिए धान के खेतों की मेड़ों को मजबूत करें। मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र में खरीफ की सोयाबीन, मक्का, कपास और दलहनी फसलों की बुवाई पूरी करें। जिन इलाकों में भारी बारिश और जलभराव के कारण किसान सोयाबीन और मक्का जैसी फसलें नहीं बो पाए हैं, उनको सलाह है कि जल्दी तैयार होने वाली उन्नत किस्मों की बुवाई करें। बेहतर फसल, वृद्धि और उपज के लिए बीज दर में 25% की बढ़ोतरी करने और पंक्तियों के बीच के अंतराल को कम करने की सलाह दी जाती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और NCR के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए।
वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विवादित बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर पाकिस्तान के सामने नतमस्तक होने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को संसदीय गरिमा बनाए रखने की सलाह दी है। किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बूढ़ा अमरनाथ यात्रा तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज सावन का तीसरा सोमवार है। इस अवसर पर देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है और भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पंजाब के लुधियाना में देर रात जगेड़ा नहर पुल मलेरकोटला रोड पर महिंद्रा पिकअप गाड़ी नहर में गिर गई। गाड़ी में कुल 24 से 26 लोग सवार थे। हादसे में अभी तक 2 बच्चों सहित 4 लोगों के मरने की सूचना है। यूपी के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र स्थित पौराणिक औसनेश्वर महादेव मंदिर में एक बड़ा हादसा हो गया। जल अभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच रात 12 बजे के बाद जल अभिषेक शुरू हुआ था और इसी दौरान करीब 2 बजे मंदिर परिसर में अचानक करंट फैल गया, जिससे भगदड़ मच गई। डीएम ने बताया है कि कुछ बंदर बिजली के तार पर कूद गए थे और जिससे तार टूटकर मंदिर परिसर के टीन शेड पर गिर गया और इसी कारण करंट फैला और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। जिलाधिकारी ने बताया है कि हादसे में 29 लोग घायल हुए हैं। 2 की हालत को गंभीर देखते हुए बाराबंकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सवाल उठाए हैं, जिस पर भाजपा हमलावर है। बिहार में पुनरीक्षण के पहले चरण के आंकड़ों में सामने आए हैं, जिसमें लगभग 35 लाख मतदाता या तो लापता हैं या अपने पंजीकृत पते से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। सिंभावली पुलिस नोएडा एसटीएफ और बिहार एसटीएफ के साझा ऑपरेशन में 50,000 इनामी बदमाश डब्ल्यू यादव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। बदमाश के खिलाफ करीब 2 दर्जन से अधिक संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।